मैं रामबालक प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज से। आज मैं कक्षा सप्तम और अष्टम के भैया बहनों के लिए वर्ण विचार पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए आपसे जुड़ा हूं। मेरे भैया बहनों, पिछली कक्षा में मैंने आपको भाषा की उपयोगिता, उसकी प्रकृति, वर्तनी आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन वर्ण प्रकरण पर व्यापक रूप से हमने दृष्टिपात नहीं किया था। आज की कक्षा में हम वर्ण विचार पर विचार करेंगे और वर्ण के विभिन्न प्रकार से जो भेद होते हैं इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले उस दिन मैंने आपको बताया था कि वर्ण व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है, शुरुआती इकाई है, मौलिक इकाई है, आधारभूत इकाई है। इसी से व्याकरण की शुरुआत होती है। मैंने यह भी बताया था कि व्याकरण भाषाई शुद्धता की कसौटी है। बिना व्याकरण के ज्ञान के हम किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। शुद्ध किसी भाषा को जानने, लिखने, पढ़ने, बोलने आदि के लिए व्याकरण की जानकारी अपेक्षित है, अनिवार्य है। तो वर्ण प्रकरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन उधर एक बार फिर दृष्टिपात करते हुए मैं आपकी याद को ताजा करना चाहूंगा कि वर्ण की यह परिभाषा दी गई थी उस दिन कि वर्ण क्या है। तो वर्ण जिसे खंडित या जिसे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सके, यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सके, जिसे बांटा नहीं जा सके, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सके। उस दिन मैंने बताया था कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। अब वर्ण के विभिन्न प्रकारों पर हम दृष्टिपात करेंगे, लेकिन वर्ण का एक छोटा सा अंश है, अंग है, यहाँ इस पर भी विचार कर लेना आवश्यक है, और यह है ध्वनि। ध्वनि क्या है? तो भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड है। ध्वनि भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड है, यानी ध्वनि जो है वह भाषा की आधारशिला है। इसके बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए स्वर जो है, सभी स्वर जैसे 11 स्वर जो है, इसको हम ध्वनि के अंतर्गत रखते हैं। और इसके बाद स्वर रहित व्यंजन जैसे क च ट त प में हमने हलंत लगा दिया है, तो हलंत लगाने में किसी अक्षर में हलंत लगाने का अर्थ है उससे स्वर का लोप हो जाना। तो ये सभी ध्वनियां हैं। बात स्पष्ट हो गई। अब वर्ण, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं होते। और वर्ण हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्ण जैसे यहां वर्ण की परिभाषा लिखी गई है, और ध्वनि और वर्ण में थोड़ा सा अंतर समझकर हम फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पाठशाला एक शब्द है, इसमें 4 ध्वनियां हैं। पा एक ध्वनि, अ, शा और ला, यानी पाठशाला में 4 ध्वनियां हैं। लेकिन वर्ण में अगर बात करें, इसका अगर वर्ण विच्छेद करें तो प, आ, ठ, ओ, श, आ, ल और आ। इसका अर्थ है कि वर्णों की संख्या इसमें 8। पाठशाला में 4 ध्वनियां हैं, 8 ध्वनियां। अब वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की परिभाषा आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर एक बार मैं बता रहा हूं कि स्वर वर्ण
किसे कहते हैं? तो वर्ण के दो प्रकार हो गए, स्वर, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये वर्ण के प्रकार हो गए। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जब वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं तो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, इसका सीधा अर्थ है कि व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो जब वर्ण दो प्रकार के हैं ही और व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, इसका मतलब कि स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जो स्वतः उच्चारित होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है, इन वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। ये 11 हिंदी के स्वर वर्ण है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब व्यंजन वर्ण, अब व्यंजन वर्ण की चर्चा हम कर रहे हैं। इसके पहले हम स्वरों के भेद और प्रकार की ओर बढ़ जाते हैं कि ये देख लें कि स्वर वर्ण 11 होते तो हैं, लेकिन इनके प्रकार कितने होते हैं? स्वरों के प्रकार, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ये 3 हो गए दीर्घ स्वर। और ए, ओ, औ, ये हो गए संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। फिर से सुनिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी जिनका उच्चारण शीघ्रातिशीघ्र होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण शीघ्रातिशीघ्र होता है, जल्दी से जल्दी होता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। आप जरा इस पर विचार कीजिए। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं है, या मूल रूप से स्वर है, इसे खंडित करना संभव नहीं है, इसलिए यह मूल स्वर है। और मूल स्वर होने के कारण इसका नाम है। एक मात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं कि इनके उच्चारण में अभी बताया गया कि कम से कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो चलिए, ह्रस्व स्वर के 3 नाम हो गए, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और फिर एक मात्रिक स्वर। इनकी संख्या 4 है। दूसरा है दीर्घ स्वर। नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ स्वर
यानी जिन स्वरों का उच्चारण विलंब से होता है, जिन स्वरों का उच्चारण विलंब से होता है, यानी जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण विलंब से होता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, और इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका एक नाम द्विमात्रिक स्वर भी है। द्विमात्रिक स्वर, इनकी संख्या 3 है। अब तीसरा है संयुक्त स्वर। तो नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त माने जुड़ा हुआ। जो स्वर 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, 2 स्वरों के मेल से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए है, तो ए जो है इसमें और ई या मिला हुआ है, या और बड़ी भी आप कह सकते हैं, ये दोनों मिलकर एक, या आ और ई मिलकर भी होगा। इसी तरह आ और छोटी बड़ी, यह गुण संधि के नियम के अनुकूल है। इसी तरह और आ के बाद अन्य वर्णों के आने से ओ का निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है। जैसा कि वृद्धि संधि में यदि अ या आ के बाद ई उरी आए तो गुण संधि के नियमानुसार अ के बाद अगर अ या आ के बाद ई उरी आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और ई के स्थान पर अर। ठीक इसी तरह ये भी 4 वर्ण जो हैं ये अलग अलग स्वरों के मिलने से बने हैं, इसलिए इनका नाम संयुक्त स्वर है। तो आइए यह स्पष्ट हुआ कि वर्ण स्वर वर्ण के 3 प्रकार हो गए। ह्रस्व स्वर जिन्हें हम मूल स्वर और एकमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हुआ दीर्घ स्वर जिन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, इसलिए कि इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय होता है। तीसरा है संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर इसलिए कि 2 स्वरों के मेल से इन स्वरों का निर्माण होता है। तो ये हो गया वर्ण प्रकरण के अंतर्गत ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर के प्रकार। अब इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, यानी बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता। उस दिन भी हमने आपको बताया था, जैसे क है तो क में अ है तब जाकर यह क है। इसी तरह क में अ है तब जाकर यह क है। बिना अ के न क का उच्चारण हो सकता है न प का उच्चारण हो सकता है। यह बात अंग्रेजी व्याकरण में भी है। उस दिन मैंने बताया था कि जैसे टी है तो टी प्लस ई टी, इसी तरह क्यू है क्यू प्लस क्यू इक्वल टू सी, तो के है तो के में ए है। इसी तरह हिंदी में भी इस तरह की बातें हैं, यानी व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। अब इनके भेदों की अगर बात करें तो व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतः अस्व्यंजन, दूसरा है स्पर्श व्यंजन,
और तीसरा है ऊष्म। ये व्यंजन वर्ण के प्रकार है। व्यंजन वर्णों के प्रकार अंतास व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म। ठीक है, व्यंजन का वर्गीकरण हुआ। आगे की बात आगे।